हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट 3 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनाइजिंग का, दैट इज डेलीगेशन, वो आपके साथ पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिसेंट्रलाइजेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे केस स्टडी के थ्रू कि डिफरेंस कैसे देखा जाता है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। क्योंकि आप अपने पास्ट ईयर के अगर एग्जामिनेशन देखेंगे तो डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन पर एक केस स्टडी जरूर आती है और कंफ्यूजन यही रहता है कि डेलीगेशन लगेगा या डिसेंट्रलाइजेशन, राइट। तो इसीलिए इनके बीच में डिफरेंस और इन टॉपिक की इंडिविजुअली नॉलेज बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले व्हाट इज डेलीगेशन। तो डेलीगेशन को हमने 3 अलग अलग तरीके से मीनिंग दिया है। पहला हमने लिखा है बड़ा सिंपल, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। तो किसी भी एक सुपीरियर द्वारा जब अपनी अथॉरिटी किसी सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर दी जाती है तो उसे हम लोग डेलीगेशन का नाम देते हैं। डेलीगेशन का मतलब ही ट्रांसफर होता है, डेलीगेट कर देना, राइट। तो अगर फॉर एग्जांपल ए कोई वर्क कर रहा है, सारे डिसीजन वो खुद लेता था, अब उसे लगता है कि ये सब काम मैं अकेले नहीं संभाल सकता, तो उसने अपना काम सिर्फ एक पर्सन बी के साथ शेयर कर लिया। तो यहां पर एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है, तो यहां पर आपके पास डेलीगेशन लगेगा। जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे तो हम आपको डेलीगेशन और अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे। तो फिलहाल डेलीगेशन में एक सुपीरियर होगा, एक सबऑर्डिनेट होगा और कोई नहीं होगा। तो आपने अपने काम को ओवरबर्डन फील करते हुए उसको शेयर करने के लिए बी को बांट दिया। तो ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट इज नथिंग बट डेलीगेशन। दूसरे एक और मीनिंग के थ्रू देखते हैं हम इसको, डेलीगेशन को। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट टू ऑपरेट विद इन द लिमिट। यानी एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब सुपीरियर द्वारा सबऑर्डिनेट को ग्रांट की जा रही है अथॉरिटी, तो साथ ही साथ उसको यह भी बता दिया जाता है कि इस अथॉरिटी का इस्तेमाल करने के लिए आपका एक लिमिट और एक दायरा है, आप उस दायरे से बाहर नहीं जा सकते हैं। यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर दी जाती है कि आप अपनी अथॉरिटी का अपने दायरे में रहकर ही यूज करेंगे। तीसरा मीनिंग हम ये ले रहे हैं, इट इज द एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको काम सौंपा जा रहा है, आपको राइट दिए जा रहे हैं। अथॉरिटी मीन्स क्या होता है, आपको किसी को कमांड करने की या काम करने के राइट मिल जाते हैं। तो अथॉरिटी तो आपको डेलीगेट कर ही जा रही है, पर इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर आप उस काम को सही से नहीं करते हैं तो आप उसके लिए आंसरेबल भी है साइमल्टेनियसली। तो इतना क्लियर है कि जब हम डेलीगेशन की बात करते हैं तो हम 3 पहलुओं की बात करते हैं, यानी 3 एलिमेंट की बात करते हैं जो कि बेसिकली डेलीगेशन के एलिमेंट भी हैं, दैट इज अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आंसरेबिलिटी, राइट। तो डेलीगेट आपने करी अथॉरिटी, आपने एक पावर दी, और पावर आपने इसीलिए दी क्योंकि आपने उससे कोई काम करवाना है। तो ए ने बी को कुछ पावर्स दी, लेकिन ये पावर इसलिए दी क्योंकि वो उस पे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना चाहता है। और अगर बी अपने काम को सही से नहीं करता तो बी आंसरेबल होगा ए को, राइट। तो आप देख सकते हैं कि इस डेलीगेशन में 3 एलिमेंट को कंबाइन कर दिया जाए तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बन जाती है। यानी हम कह सकते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज नथिंग बट द समिशन ऑफ अथॉरिटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस आंसरेबिलिटी, राइट। नाउ कौन से प्रिंसिपल्स हैं डेलीगेशन के, यानी जब एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी डेलीगेट करता है तो किन सिद्धांतों को या किन प्रिंसिपल्स को उसे ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला प्रिंसिपल है, इसके बारे में आप लोग प्रिंसिपल चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, द अथॉरिटी ग्रांटेड मस्ट बी इक्वल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसे आप कह सकते हैं पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप किसी भी सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी ज्यादा दे देंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो वो उसका क्या कर सकता है, मिस यूज करना शुरू कर देगा। वो उन लोगों पर उस पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा जो उसको सही नहीं लगते या जो उसके पसंदीदा लोग नहीं है, राइट। और अगर आप उसे अथॉरिटी कम देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो वो अपने काम के लिए इनइफेक्टिव हो जाएगा, वो काम को नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जनरल मैनेजर कंपनी का या ब्रांच का जा रहा है वैकेशन पर, तो वो अपने नीचे एक असिस्टेंट मैनेजर है, उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे जाता है कि आपने ये पूरा आउटलेट संभालना है और पूरी पावर है, आपका जो मन करे किसी को निकालना है, करना है, उसको इतनी पावर्स देके चला गया। यहां पर क्या हुआ, क्योंकि उसके पास जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पावर उससे कहीं ज्यादा थी, उसने उस पावर का गलत इस्तेमाल करा और जिन लोगों से उसको कंपटीशन फील हो रहा था
उनको कुछ ना कुछ चालाकी से बाहर निकाल दिया जनरल मैनेजर के आने से पहले। तो जब आपके पास अथॉरिटी ज्यादा होती है, पावर, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है ह्यूमन बीइंग का कि जब पावर और पैसा ज्यादा आ जाता है तो वो उसका कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल करने लग जाता है। इसी तरीके से अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कम होगी तो काम हो ही नहीं पाएगा, यानी कहीं ना कहीं इनइफेक्टिवनेस आ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल एक स्टॉक मैनेजर को बोल के जाया जाता है कि आप प्रोडक्शन वालों को माल भेज दिया करिएगा जब उनको जरूरत होगी, लेकिन उसको उस स्टोर की कीज ही नहीं पकड़ाई गई। तो आपने क्या किया, आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सौंप दी लेकिन आपने अथॉरिटी तो दी नहीं। अथॉरिटी कैसे देते, अगर आप उसको की देते वो खोल के ही तो अलाउ करेगा ना। तो इसीलिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में क्या होनी चाहिए, पैरिटी होनी चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। सेकेंड प्रिंसिपल, डेलीगेशन डजंट मीन्स एब्डिगेशन। एब्डिगेशन का क्या मतलब होता है, मतलब आप भाग नहीं सकते हैं अपनी आंसरेबिलिटी से। एब्डिगेशन मतलब भाग जाना, आप भाग नहीं सकते हैं अपनी आंसरेबिलिटी से। अगर आपने डेलीगेट करा किसी को काम, आप उसी के लिए आंसरेबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक के को कोई काम था, राइट, एक को लगा कि मैं ओवरबर्डन फील कर रहा हूं, या फिर एक जनरल मैनेजर है, इसने मार्केटिंग मैनेजर को कोई काम सौंपा कि आपने सेल इंक्रीज करनी है। मार्केटिंग मैनेजर ने ये काम सेल्स मैनेजर को सौंपा और सेल्स मैनेजर ने अपना ये काम सेल्स वर्कफोर्स को सौंपा। अब जो सेल्स वर्कफोर्स है उसने अपना टारगेट कंप्लीट नहीं करा, तो मार्केटिंग मैनेजर जनरल मैनेजर को ये नहीं बोलेगा सर ये सेल्स फोर्स रिस्पॉन्सिबल है या ये सेल्स मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है। आंसरेबिलिटी हमेशा उसी पर्सन की बनती है जो डेलीगेटर होता है। यानी यहां पर मार्केटिंग मैनेजर इज आंसरेबल टू द जनरल मैनेजर, सेल्स मैनेजर इज आंसरेबल टू द मार्केटिंग मैनेजर। यानी मार्केटिंग मैनेजर ने अपना काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्स मैनेजर के साथ शेयर करी, लेकिन मार्केटिंग मैनेजर क्या शेयर नहीं कर पाया, अपनी आंसरेबिलिटी। यानी अगर काम नहीं होगा तो मार्केटिंग मैनेजर रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। तीसरा प्रिंसिपल बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है कि जिस भी सुपीरियर द्वारा सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी दी गई, अगर उसे ऐसा लगता है कि वो उसको सही से निभा नहीं पा रहा है तो अथॉरिटी कैन बी टेकन बैक फ्रॉम दैट सबऑर्डिनेट एंड कैन बी री एलोकेटेड टू अनदर सबऑर्डिनेट। तो ऐसा है कि ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको अथॉरिटी दे देगी तो आपसे वापस नहीं ली जाएगी। अगर आप उसके साथ लॉयल्टी नहीं कर रहे हैं, आप सही से उसको नहीं निभा रहे हैं, तो आपसे उसे वापस लिया जा सकता है। तो ये 3 प्रिंसिपल हो गए आपके पास डेलीगेशन के। फर्स्ट, अथॉरिटी शुड बी इक्वल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड, डेलीगेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप आंसरेबिलिटी से भाग सकते हैं। अथॉरिटी तो आपने डेलीगेट की, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ हद तक डेलीगेट की, बट आप आंसरेबिलिटी 1% भी डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। तीसरा, अगर अथॉरिटी को सबऑर्डिनेट द्वारा सही से निभाया नहीं जा रहा तो अथॉरिटी को वापस लिया जा सकता है सुपीरियर द्वारा और किसी और को रीएलोकेट किया जा सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। यानी जब डेलीगेशन की बात आती है तो जैसे हम कहते हैं ना कि ये सब्जी बनाने में किन किन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल उसी तरीके से डेलीगेशन में क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, डेलीगेशन किन चीजों से बनता है। तो ये आपको पहले ही बता दिया गया कि डेलीगेट करते वक्त आप अथॉरिटी तो डेलीगेट करते हो, किसी को पावर तो देते हो, लेकिन वो आपने क्यों दी, क्योंकि आप उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अकम्प्लिश करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, उसको कुछ पावर्स देनी पड़ेंगी और वो पावर्स क्या कहलाती हैं, अथॉरिटी। बट इतना याद रखिएगा, आंसरेबिलिटी आपके साथ ही, अकाउंटेबिलिटी आपके साथ ही बनी रहेगी। तीनों एलिमेंट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज अथॉरिटी। अथॉरिटी इज अ राइट टू कमांड, यानी जिस भी को अथॉरिटी दी जाती है उसके पास राइट हो जाता है अपने सबऑर्डिनेट्स को कमांड देने का। सेकंड, ये अराइज होती है फॉर्मल पोजीशन की वजह से। जैसे आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन होगी उस हिसाब से आपके पास पावर्स होंगी, उस हिसाब से आपके पास राइट्स होंगे अपने सबऑर्डिनेट्स को कमांड देने की। तीसरा, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड। चौथा, अथॉरिटी कैसे फ्लो करती है, ऊपर से नीचे की तरफ। अब बात करते हैं दूसरे एलिमेंट की, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर हम सिंगल वर्ड में डिफाइन करें, दैट इज ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द ड्यूटी। तो अथॉरिटी इसीलिए दी गई है ताकि आपको एक ड्यूटी निभानी है और वो ड्यूटी आपके लिए क्या है, ऑब्लिगेशन। उसी को हमने यहां पर क्या बुलाया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से डिराइव होती है, कहां से अराइज होती है, आपके पावर से, आपकी अथॉरिटी से।
रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप पूरे तरीके से डेलीगेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डेलीगेटेड एंटायरली। और अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो नीचे वाले लोगों से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर की तरफ फ्लो करती है, यानी यहां रिस्पॉन्सिबल ज्यादा होंगे, फिर ये रिस्पॉन्सिबल, फिर ये ऊपर जाते वक्त पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो अकाउंटेबिलिटी का दूसरा नाम है आंसरेबिलिटी। तो आंसरेबिलिटी तो डेलीगेट होती नहीं है, ये बात हम प्रिंसिपल में भी पढ़ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कैन नॉट बी डेलीगेटेड। अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ही अपवर्ड मूव करती है, और ये अराइज होती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से। जितनी आपको ड्यूटी दी गई है, अगर आप ड्यूटी निभाते हैं नहीं निभाते हैं, तो उसी पर्सन की क्या बनती है, आंसरेबिलिटी बनती है। तो ये 3 एलिमेंट हो गए आपके पास डेलीगेशन के। अब बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंस है डेलीगेशन की, क्या फायदे हैं, किस वजह से हम डेलीगेशन प्रिंसिपल को पढ़ते हैं, डेलीगेशन कंसेप्ट को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है डियर इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे, अगर एक पर्सन जो भी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहा था, अब उसे लगता है कि मैं इंपॉर्टेंट इश्यूज पर ध्यान दे दूं, तो वो कम इंपॉर्टेंट इश्यूज को डेलीगेट कर देता है। तो इससे क्या हुआ, क्योंकि वो अपने इंपॉर्टेंट इश्यूज पर स्ट्रैटेजी बनाने में, ऑर्गेनाइजेशन के लिए नए प्रोडक्ट के बारे में सोचने में टाइम लगा पाएगा, तो आसानी से अच्छे तरीके से वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर पाएगा, मैनेजमेंट कर पाएगा। पहला पॉइंट इफेक्टिव मैनेजमेंट। दूसरा मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप अपने एम्प्लॉयज के साथ काम डेलीगेट करते हैं, जिसे कहते हैं शेयर करते हैं, तो दे फील लाइक यार मेरे बॉस को मुझ पे बड़ा विश्वास है, ट्रस्ट है कि मैं ये काम कर सकता हूं, और उन्होंने मुझ पे ये विश्वास जताया तो मैं ये जरूर करके दिखाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी एक पर्टिकुलर काम को पसंद करते हैं, फॉर एग्जांपल आप मूवी डायरेक्ट करना बहुत पसंद करते हैं, तो एक डायरेक्टर के अंडर आप काम कर रहे हैं जो मूवी डायरेक्टर है, अब वो डायरेक्टर कहता है कि आप एक काम करो, डायरेक्शन का ये पार्ट ना आप करो, तो आपको कैसा फील होगा, यू फील लाइक मोटिवेटेड, यार कि इतना अच्छा डायरेक्टर है, वो मुझ पे ट्रस्ट कर रहा है, तो आप उस काम को ज्यादा अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा एम्प्लॉइज डेवलपमेंट। अब ऑब्वियसली जब आप लोगों को डिफरेंट टास्क आपके सुपीरियर के द्वारा दिया जा रहा है, एक रिस्पॉन्सिबल सबॉर्डिनेट मानकर, तो आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, और जब आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी तो आपके लिए वो डेवलपमेंट ही है। तो एम्प्लॉइज की डेवलपमेंट होती है डेलीगेशन के कारण। चौथा पॉइंट है क्रिएशन ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। जो ये डेलीगेशन का पार्ट होता जाएगा, उसी से क्या बनकर तैयार होगा आपके पास, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ए ने अपना काम डेलीगेट करा डी और बी को, बी ने अपना काम डेलीगेट करा सी को, तो जो ये हायरार्की क्रिएट हो रही है, ये किस वजह से क्रिएट हो रही है, कितने हद तक आपके ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन है। तो अगर आपकी डेलीगेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो हो रहा है, उसे ही बुलाते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, राइट। फिर हम बात करें बेटर कोऑर्डिनेशन, तो आपके पास कोऑर्डिनेशन करने में आसानी रहती है, यानी कम्युनिकेशन करने में आसानी रहती है, क्योंकि पता है कि मुझे किससे आंसर चाहिए, मुझे किसको रिपोर्ट करना है। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्लियर होने की वजह से आपको कोऑर्डिनेट करने में, जिसे कहते हैं लगातार कम्युनिकेट करने में आसानी होती है। और लास्ट है फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। अब अगर मान लीजिए कि कंपनी नई ब्रांचेस खोलने के बारे में सोच रही है, और आप अपने वर्कर्स को डेलीगेट करते हो काम, तो क्या होगा, डेलीगेट करने की वजह से उनको डिफरेंट टास्क आते हैं, तो आप उनको ट्रेन कर रहे हो फ्यूचर के लिए। जो काम आप कर रहे थे, आपने अपने सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट करके उनको करवाया। अब अगर कल को आप नई ब्रांच खोलते हैं, तो आप खुद ना संभाल कर उन लोगों को, यानी उन सबऑर्डिनेट्स को वहां पर भेज सकते हैं। तो एक्सपेंशन और ग्रोथ में आपकी मदद मिलती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।